स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस पीसीएस सेगमेंट के अंदर। दोस्तों, आज हम उस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं, आमने सामने हुए हैं। यहां पर आयोग ने जो एमपीपीसीएस के लिए काम कर रहा है, उसने प्रारंभिक परीक्षा के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी के खंड से जो वर्ष 2017 के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आज हमारा फिर से आमना सामना हुआ है। आमने सामने से मतलब यहां कोई लड़ाई और विद्रोह से नहीं है। हम एक दूसरे को सपोर्टिव काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों की पिछले एक और वीडियो में इसके मैंने कुछ प्रश्नों को लिया था, इसी साल का था वो 2017 का, और बाकी कुछ बचे हुए हिस्सों को जो प्रश्नों के रूप में है उनको आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी हम इस प्रश्न को बेसिकली हमारा उद्देश्य रहता है कि जो ऑप्शन सही है उसको आप डिटेल में जितना हो सकता है उतना कर दीजिए, बाकी बचे हुए ऑप्शन जो है उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम कर पाए हम, ताकि वो आगे चल करके आपके लिए बेनिफिट हो सकता है उनके। तो वह विचारधारा रखते हुए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? अब ऐसा प्रश्न आते ही आपके पास में पहले पता होना चाहिए कि ये प्रोटोजोआ क्या चीज है। प्रोटोजोआ क्या चीज है आपकी, प्रोटोजोआ से हम क्या समझते हैं, इसको हमें पता होना चाहिए। तो प्रोटोजोआ भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे वायरस, वैसा वो भी होता है। तो मैंने इसके लिए एक महान एक फार्मूला बना रखा है, जिसको आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में जाएगा। मकान पाल पे, मकान पाल पे, पाल समझते हो? किनारा, किनारा है ना, नदी का किनारा, झील का किनारा। तो म से मलेरिया, का से काला अजर, न से निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस, पा से पायरिया, ल से ल्यूकोरिया, और पे से पेचिस, डिसेंट्री कहते हैं इसको। मलेरिया, ब्लैक आजार, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ल्यूकोरिया एंड एज वेल एज इट इज नॉन एज डिसेंट्री। डिसेंट्री कहते हैं इसको, ठीक है ना, पेट में मरोड़े आके दस्त लगना, है ना, डिसेंट्री। तो वैसे ही पता चल रहा है इसका तो कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग है, इनमें से ढूंढ लीजिए, एक ही दिख रहा है यहाँ पर, तो वो मलेरिया है। तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, और प्रोटोजोआ जो है इसके अंदर वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है। जैसे मान लो हम सब मनुष्य हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग, मोहन, सोहन, है ना, रवि, या किसी और का नाम सूर्य है। तो उस प्रकार से बहुत से नाम। तो इसकी भी स्पीसीज होती है काफी सारी और। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली या ओवेल, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये सारे के सारे जो हैं उसके प्रजातियां हैं, लेकिन वंश क्या है? प्लाज्मोडियम है। और वो क्या है? खुद एक प्रोटोजोआ है। और उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। इतनी सारी जानकारी होने के बाद ही आप उसको क्या है, प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन बाकी क्या है फिर उनको भी देख लेते हैं। हैजा, जिसे कॉलेरा कहते हैं, ये एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कोलाई। विब्रियो कोलाई जो है इस बैक्टीरिया का नाम है। हैजा जिससे होता है, जिसमें आपके निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि शरीर में लवण और जल की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से ही ओआरएस दिया जाता है, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसका नाम आपने सुना होगा। डिफ्थीरिया, यह संक्रमित दूध से होता है, और इसे गल घोंटू रोग के नाम से भी जाना जाता है, गल घोंटू। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो कोराइने बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई है। कोराइने बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई।
और ये संक्रमित दूध से होता है। प्लस डिप्थीरिया जो है इसके लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है, डीपीटी, नाम सुना होगा आपने, डीपीटी। इसको ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। इसको ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। इसमें देखिए 3 रोगों के लिए एक ही दवाई दी जाती है, एक ही वैक्सीन काम करती है, वो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। ये 3 रोगों की एक ही दवाई दिया जाता है इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है वो आपका इस निमोनिया की जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये साइंटिफिक नेम है, इसको या तो आप लैटिन भाषा या आप इटालियन लेटर में लिखिए इसको, या फिर जब नहीं लिख सकते इसको अंडरलाइन जरूर करना होता है ना। और जो नाम है ये साइंटिफिक नेम है जो दिए थे कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति के अनुसार। तो इस प्रश्न की मर्यादा को देखें तो मलेरिया इसका सही आंसर है। बाकी सपोर्टिव क्वेश्चन मैंने आपको और करवाए हैं ताकि आपको आगे काम आए। पॉज करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम जिसे हम ओपियम भी कहते हैं, है ना, ये एक्चुअल में इस प्रकार का एक टिंडा होता है और इसको जब खुरचा जाता है ऊपर से तब इसमें से मिल्क निकलता है, इसको लेटेक्स कहते हैं। ये रबड़ के अंदर भी सुना होगा आपने, इसके अंदर भी सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार से जब इसके ऊपर हम कट लगाते हैं ऐसे, तो यहां से दूध निकलना स्टार्ट होता है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपका जो मैंने अभी बताया था आपको द्विनाम पद्धति यानी कि साइंटिफिक नेम, तो इसमें सारे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं आपको। तो पेपेवर सोमनिफेरम इस अफीम का वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम साइंटिफिक नेम है जो पौधों के लिए काम में लिया जाता है, और जंतुओं के लिए जो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं जूलॉजिकल नेम, ठीक है। दोनों ही साइंटिफिक नेम है। पहला नाम होता है वंश का और दूसरा होता है प्रजाति का, वंश और प्रजाति, ठीक है। तो पेपेवर सोमनिफेरम ये एक अफीम एक नशीला पदार्थ है और इससे बहुत सी दूसरी नशीली पदार्थों को, दवाइयों को बनाने के काम आता है। बिना लाइसेंस के इसको नहीं काम में ले सकते। अफगानिस्तान में जो आय का मुख्य स्रोत है वो यही है, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ऐसा पौधा होता है। और उसके बाद आप इसको तो पहचानते हैं, सिनकोना स्पीसीज। सिनकोना मैं आपको बता दूं, सिनकोना से मलेरिया की दवाई, इसकी जो सिनकोना पेड़ है ब्राजील और पेरू के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये सिनकोना स्पीसीज की जो छाल होती है इससे बनाई जाती है मलेरिया की दवाई, जिसे हम कुनैन कहते हैं, वो इसी से बनाई जाती। फिर है रोवाल्फिया सर्पेंटाइना, यह भी आपके इंपॉर्टेंट है। इससे आपके हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की दवाई बनाई जाती है। उच्च रक्तचाप की, हाई बीपी की दवाई बनाई जाती है। और ये जो आपकी कहलाती है इंडियन स्नेक रूट कहते हैं इसको, इंडियन स्नेक रूट। सांप जड़, भारतीय सांप जड़। और फिर एक बचता है अम्लाइका ऑफिसिनोलिस, ये होता है आंवला, जिसे इंडियन गूजबेरी भी कहते हैं, आंवले का नाम है। और आंवला एक सुपर फूड के अंदर आता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुपर फूड का मतलब है यहां पर ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नींबू और आंवला ये हाईली रिकमेंडेड आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर को बूढ़ा नहीं होने देते। और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल्स को सेटिस्फाई करके उसको हटा देते हैं।
जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। इसी वजह से सर्दियों में च्यवनप्राश खाया जाता है, और च्यवनप्राश का मुख्य घटक क्या होता है? आंवला होता है, जो आपका ये है। तो सही आंसर तो आपका जो 11वें नंबर का हो गया है वो पेपेवर सोमनिफेरम, जो कि अफीम का बोटेनिकल नेम है। और बाकी जो है मैंने आपको और भी करवाने का प्रयास किया, जिसको आप देख सकते हैं कि क्या है और कैसे। पॉज करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आलू है एक, आलू तो सब्जी होती है सर, यहां क्या कैसे कैसे ऑप्शन दे दिए हैं ये, लेकिन सब्जी के नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा हम देखें, आलू जो होता है दोस्तों, ये रूपांतरित तना है, स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम। रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड स्टेम है, बचपन से देखते आए हैं। और मॉडिफाइड स्टेम जो होते हैं ना, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। भूमिगत तना, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना सेमी एरियल। ये तो पूरी तरह से तना भूमि के अंदर है, ये आधा भूमि के अंदर आधा भूमि से बाहर। कहते हैं ना कई बार, ये आदमी जितना जमीन में है उतना जमीन के ऊपर भी है, उतना जमीन के नीचे भी है। जब हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं तब इस प्रकार का डायलॉग कहा जाता है। तीसरा होता है वायवीय तना, तीसरा होता है वायवीय तना। तो भूमिगत तना यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहां पर नहीं बताएंगे क्योंकि इसका प्रश्न के साथ उद्देश्य नहीं हो रहा है। तो पहली बात, आलू मूल यानी रूट तो है ही नहीं, कट हो गया। आलू फल भी नहीं है, ये भी कट हो गया। अब यहां 2 चीजें हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। यहां पर पहले नंबर पे आता है कंद, दूसरा होता है प्रकंद, तीसरा होता है घन कंद जिसको कॉर्म बोलते हैं, और चौथा होता है शल्क कंद जिसको बल्ब बोलते हैं। कंद को बोलते हैं ट्यूबर, प्रकंद को बोलते हैं राइजोम, घनकंद को बोलते हैं कॉर्म, और शल्क कंद को बोलते हैं बल्ब। कंद होता है आलू, प्रकंद होती है हल्दी और अदरक, घनकंद होता है आपका जिमी कंद। ये एक सब्जी होती है दोस्तों, एलिफेंट फुट याम कहते हैं, और अरबी और कचालू, रतालू, वो सारे इसके अंदर। अरबी को उधर घुइयां भी कहते हैं ना। तो यहां पर आपको ये शल्क कंद में आता है प्याज और लहसुन। तो अपना काम किससे बन रहा है? आलू, आलू एक कंद है। शल्क कंद होता तो क्या पूछता? प्याज या लहसुन पूछता, वो क्या है? तो यहां बहुत सी चीजें आ गई हैं जो आपके अगले प्रश्नों के लिए रूपरेखा को निर्धारित करती हैं। इसको एक बार पॉज करके देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नों की रूपरेखा किस प्रकार बदलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। WWW का आविष्कारक कौन था? ये बहुत पुराना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो तो WWW का मतलब होता वर्ल्ड वाइड वेब। हम इंटरनेट पे जब जुड़ते हैं तो इसकी सहायता से जुड़ते हैं हम आकर, है ना। तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जो आविष्कारक थे वो टिम बर्नर्स-ली थे। 1989 में इसका आविष्कार हुआ था और पूरे विश्व के लिए इसको खोल दिया था 1991 के अंदर। तो ये आपका टिम बर्नर्स-ली जो थे वो WWW के आविष्कारक माने जाते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, CEO है वहां के वो। टिमोथी बिल, ये भी आपका एक बड़ा नाम है जो आपका IT सेक्टर के साथ जुड़ा जाता है। और रे टॉमलिंसन, ये ईमेल के आविष्कारक है। ईमेल के आविष्कारक है, ठीक है। तो टिम बर्नर्स-ली जो है वो इसका सही आंसर है दोस्तों। WWW के अभी कई बार पूछा हुआ है ये, कई बार आपको पूछा। पॉज करिए एक बार, फिर आगे हम देखते हैं। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है। यानी आपने कभी फोन पर वीडियो कॉल की होगी, तो वो क्या चीज है? उसमें बात भी कर सकते हैं, उसमें फोटो भी दिखती है हमें एक दूसरे की।
तो वो वीडियो कॉल है आपकी। तो वीडियो कॉल के लिए क्या नाम लिया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग हो रही जिसमें हम वार्तालाप भी कर सकते हैं और एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं। जो वीडियो कॉलिंग होती है वो यही होती है आपकी। तो इसका सही आंसर भी है। चैट का मतलब होता है जैसे आप टेक्स्ट मैसेज में चैट करते हो तो वो चैट है आपकी। आप मैसेजेस के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चैटिंग हो रही है वो आपकी। फिर आपका ईमेल, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, चिट्ठी पत्री है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर एक व्यक्ति का एक खुद का आइडेंटिफिकेशन, एक आईडी होती है जो उसका एड्रेस होता है, जिसके ऊपर आप कोई भी व्यक्ति जो है मेल को भेज सकते हैं। काफी विश्वसनीय, और इसका आविष्कारक का नाम मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूं। फिर वीडियो चैट, यानी आप बातचीत कर सकते हो लेकिन उसमें ऑडियो नहीं होगा, वो वीडियो चैट कहलाता है। ठीक है ना, मतलब फोटो देख सकते हो और केवल बातचीत लिख के भेज सकते हो, आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने फोटो दिखेगी, तो वीडियो चैट होता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है दोस्तों 14वें का वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। और कोरोना काल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत बड़ी उभरी हुई टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आई है, क्योंकि लोगों का आना जाना बंद था और जितना भी राजनीतिक स्तर पे लोगों का सम्मेलन हुआ वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुआ। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंसिंग जितनी भी हुई हैं, वैश्विक स्तर पर या हमारे राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी प्रकार की पंचायत समिति तक भी काम चल रहा हो, तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी आईटी की, जो हमारे सामने एक सुविधाजनक चीजों को लेकर के आई और हमारा काम कोरोना काल में बड़ा आसान कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर का मतलब होता है कि वेबसाइट का जो आप खोजबीन करते हैं चीजों को, तो वेब ब्राउजर कहलाता है। जैसे आप गूगल के लिए बात करते हैं तो ओपेरा जो है ये इंडिविजुअल एक वेब ब्राउजर है जो फ्री उपलब्ध है और इंडिविजुअली काम करता है, ओपेरा ग्रुप्स के द्वारा दिया गया है। विवाल्डी ये एक ऐसा सर्च इंजन है, आपका वेब ब्राउजर है, जो कि आपकी खोजबीन की गई चीजों को गुप्त रखता है, उसको सार्वजनिक नहीं होने देता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर है मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आपका एक प्रकार का ब्राउजर है जो कि फ्री है और फ्रीली जो आपको उपलब्ध होता है और जिसको आप सर्च के लिए काम में लेते हैं। लेकिन जो गूगल एप्स है, खाली गूगल क्रोम होता तो हम मान सकते हैं उसको, लेकिन गूगल है तो ये गूगल एप्स जो है वो आपकी वेब ब्राउजर नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो है आपका गूगल एप्स सही आंसर हो जाता है कि वो क्या नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है वो वेब ब्राउजर का वो तो है ओपेरा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म, काफी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है, वो ओपेरा है। विवाल्डी जो है वो आपके जो गुप्त बातों को, यानी जो आपने सर्च की है, गुप्त का मतलब कोई ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, जिसकी गोपनीयता ज्यादा है, यानी कोई पासवर्ड हो सकते हैं या किसी प्रकार की संस्थागत ढांचे को लीक ना करे, वह चीजें हो सकती हैं, वो आपके विवाल्डी के ऊपर काम करता है। विवाल्डी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो फ्री वेयर के लिए होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये। मोजिला फायरफॉक्स जिसको हम बचपन से देखते आए हैं, ये स्वतंत्र और खुला वेब ब्राउजर है जो मोजिला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया। तो सही आंसर क्या है आपका? गूगल एप्स, जो कि वेब ब्राउजर नहीं है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स, पहली बात तो क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? क्रैकर्स क्या होते हैं? वे लोग जो दूसरों के कंप्यूटर पर जाकर सर्वर तक पहुंच बनाते हैं। सर्वर तक पहुंच बनाते हैं और पहुंच बनाने के बाद वहां पर ये उलटफेर करते हैं सूचनाओं, और सूचना का उलट फेर करते हैं, उनको बोलते हैं क्रैकर्स। तो इनमें जो क्रैकर्स जो हैं उनको खास तौर पे ब्लैक हैट, काले
टॉप वाले हैकर्स कहते हैं, जिसका सही आंसर भी है। व्हाइट हैट क्रैकर्स जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए फायदे वाले होते हैं, ये सुरक्षा करते हैं, ये हैकिंग से सुरक्षा करते हैं, यानी उस सर्वर तक पहुंच बना भी लेता है तो भी सुरक्षा रखते हैं उसको, ये हमारे लिए काम के होते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं सुरक्षा के लिए। और एलीट हैकर वो होते हैं, ये बड़े समझदार होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, और हाईली स्किल्ड होने के कारण ये विशेष प्रकार के जो आपके सेंधबाजी का काम करते हैं, जैसे मान ली किसी वक्त आपके वर्म छोड़ देना, स्पैम को डाल देना, या किसी प्रकार का कोई भी आपका वायरस डेवलप कर देना जो क्रैक ना हो जल्दी, वो सारे के सारे होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड पर्सन जो हैं और ये आपके हैकिंग का काम करते हैं, वो ये होते हैं। स्क्रिप्ट किड्डी, किड्डी का मतलब बच्चा है, टावर है भी, ये लोग वे होते हैं जो बिल्कुल अनस्किल्ड होते हैं, कम जानकारी होती है, और पुराने जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं जो आपके वायरस के रूप में है, उन्हीं को क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकि कहीं ना कहीं कोई परेशान हो, तो उनको क्या बोलते हैं, आपके स्क्रिप्ट किडी। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ब्लैक हैट हैकर्स, कंप्यूटर की सुरक्षा के संदर्भ। तो स्क्रिप्ट किडी जो होते हैं वो आपके नौसिखिया होते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर से ही हैकिंग का काम चलाते हैं, ये होते हैं। सही आंसर ब्लैक हैट हैकर्स। पॉज करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डक डक गो, यानी बतक बतक वाला जो सिस्टम गेम होता है एक छोटा, उस बतक बतक वाला जो गेम होता है उसके ऊपर नाम रखा गया है इसका। क्या बोलते हैं इसको, बतक बतक हंस, बतक बतक हंस, बतक बतक हंस, बच्चों का गेम है, उसके ऊपर नाम रखा डक डक गो। ठीक है, डक डक गो एक सर्च इंजन है, और ये भी आपके लिए सूचनाओं की गोपनीयता को रखता है, ये भी सूचनाओं की क्या करता है, गोपनीयताओं को रखता है, जल्दी से किसी के सर्च जो किया है उसको दिखाता नहीं है। तो डक डक गो जो है वो एक सर्च इंजन है दोस्तों, और ये बच्चों का खेल जो है बतक बतक वाला हंस, उसके नाम पर रखा है, सर्च इंजन है। ठीक है, ये वेब ब्राउजर नहीं है, वायरस नहीं है, न्यूज वेबसाइट भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट था इसलिए इसने दिया गया। पॉज करिए, आगे बढ़ते हैं। ईथरनेट एक उदाहरण है। ईथरनेट आपने देखा होगा, एक प्लग नुमा होता है जो केबल जैसा होता है, ईथरनेट, और ये खास तौर पर लोकल एरिया नेटवर्क LAN बनाने के लिए काम में लिया जाता है, लैन के लिए। ठीक है, लैन बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहा हुआ है, और वर्तमान समय में हर घरों के अंदर ईथरनेट को जो है वो आपका एक कनेक्शन दिया जाता है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो एक लैन का है, लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि इंटरनेट का होता है, और ये लगभग 70 किलोमीटर का होता है। एक पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जो है वो आपका नेटवर्किंग का काम करता है, नेटवर्क का काम कर सकता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, ये आपका कुछ मीटर तक काम कर सकता है, ज्यादा नहीं। इससे पहले होता है एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो 10 मीटर के आसपास का होता है, और ये एक्चुअल में हमारे पूरी एक बिल्डिंग संस्था का ढांचा 100 मीटर के आसपास के अंदर हो सकता है, जिसके अंदर इसका जो सही एक उदाहरण हो सकता है वाईफाई, है ना। तो वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, जो एक छोटे क्षेत्र का निर्माण करती है कनेक्शन के लिए, कनेक्शन का मतलब है कनेक्टिविटी के लिए, और वो आपका एक नेटवर्क बनाने का प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, तो यहां आपका लैन जो है वो ईथरनेट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ये इसका सही आंसर है। पॉज करिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मॉडेम परिवर्तित करता है, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यानी जैसे ही कोई टेलीफोन की लाइन है, देखो देखें, टेलीफोन की लाइन आई, मॉड्यूलेटर
काम आ रहा है मॉड्यूलेटर, और इसी के अंदर दूसरा होता है डी मॉड्यूलेटर का। ये आपका पीसी के साथ जुड़ा, और इस मॉड्यूलेटर ने क्या किया कि जो एनालॉग सिग्नल इस टेलीफोन लाइन में आ रहे थे उनको ये डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। एनालॉग सिग्नल जो टेलीफोन तार के अंदर, ये वाला टेलीफोन तार जो है इसमें से जो आ रहे थे वो एनालॉग सिग्नल थे। एनालॉग सिग्नल को इसने डिजिटल सिग्नल बदलकर पीसी को दे दिया, और जब पीसी वापस डेटा को सिग्नल को भेजता है तो डिजिटल सिग्नल को डी मॉड्यूलम, जो डी मॉड्यूलर है वो क्या करता है, वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और टेलीफोन तार में भेज देता है। तो ये दो काम जो है वो मॉडेम करता है। मॉडेम संचार उपग्रहों में जब लगाए जाते हैं तब उनका नाम होता है ट्रांसपॉन्डर्स, और भारत इस वक्त केयू ट्रांसपॉन्डर को काम में ले रहा है। तो एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में बदलना बिल्कुल सही है, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलना बिल्कुल सही। तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी दोनों है इसका। तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर जो इसका सही काम है। एक बार इसको पॉज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। 1 किलो बाइट बराबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको 1024 किलो बाइट बराबर होता है किसके? तो एक छोटा सा काम करते हैं, 1 निब्बल बराबर 4 बिट्स के होता है, और 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, और 1024 बाइट जो होता है वो किलो बाइट केबी का होता है, किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट ये 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मेगाबाइट किलोबाइट एमबी है ना, और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के होता है, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के होता है, टीबी। ध्यान दीजिए भी, बिट्स, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, यहां तक शांति बिल्कुल। क्या हमारा काम यहां से हो रहा है? 1 किलो बाइट केबी किसके बराबर है? 1 एमबी के बराबर, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो एमबी रहा, मेगाबाइट है ना। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा सा और करते हैं। तो टीबी जो है वो पेटाबाइट में बदलती है। 1024 टीबी 1 पेटाबाइट, मानव की जो मेमोरी होती है 2.5 पेटाबाइट होती है। पूरे जीवन में केवल 1 ही पेटाबाइट को वो काम में ले सकता है। फिर उसके बाद में पीबी जो है वो एक्साबाइट, 1024 1 एक्साबाइट, और 1024 एक्साबाइट जो होता है ये उसके ऊपर की कड़ियों में, यहां से आप पहचान पाते हैं कि यहां येट्टाबाइट 1 येट्टाबाइट, और 1024 येट्टाबाइट 1 जेट्टाबाइट, और 1024 जेट्टाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट, 1 बीबी के बराबर होता है। तो यहां जो है आपका प्रश्न तो यही सॉल्व हो जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि 1024 केबी जो होते हैं किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के बराबर। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपका हुआ है, राइट। ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको देखनी है। पॉज करिए इसको, फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। स्टेट डेटा सेंटर एसडीसी प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य। स्टेट डेटा सेंटर के लिए अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें कि पहली बार हिमाचल प्रदेश जो है इसमें स्थापित किया गया था, ठीक है।
तो भारत का पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश जिसके अंदर इसको लागू किया गया था। तो ये उस समय का तत्कालीन करंट से लिया गया क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। तो दोस्तों ये दूसरा सेगमेंट भी जो है आज का इस प्रश्न के साथ समाप्त होता है, यानी 2017 के जो आपके एमपीपीएससी ने जो प्रश्न पूछे थे प्रीलिम्स के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के, उनके 2 सेगमेंट में मैंने इसको पूरा किया है। आशा करता हूं आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और आगे के लिए भी इसको काम में ले पाएंगे। तो अगली सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।